हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे, जिसमें हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफ़ेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। जेड इफ़ेक्टिव या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। तो जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में उनके नाभिक के ऊपर निश्चित चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज पाया जाता है जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। उसे हम एक्चुअल जेड कह सकते हैं, वास्तविक जो नाभिकीय आवेश है वो। ये नाभिकीय आवेश उस नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन इस नाभिकीय आवेश के कारण उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल असमान होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना नज़दीक होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन पहले कोष में होगा, उसके लिए नाभिकीय आवेश उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स डालेगा। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं, आउटर सेल में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम लगता है। इसका रीज़न ये है कि जब हम आउटर इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं तो नाभिक और आउटर इलेक्ट्रॉन, जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो अंदर के कोष के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें भरे हुए रहते हैं। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स उस नाभिक के ऊपर एक आवरण की तरह काम करते हैं, जो अपने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश के आकर्षण बल को कम कर देते हैं। तो इस तरह से आउटर इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश का जो आकर्षण बल फील हो पाता है, उस नाभिकीय आवेश को ही हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो किसी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक बाहर होगा, उसके ऊपर लगने वाला जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश भी उतना ही कम होता जाएगा। इस जेड इफेक्टिव को हम इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस एस। जेड एक्चुअल वास्तविक नाभिकीय आवेश है और एस स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, उस आवरण का कांस्टेंट मान है जो कि इनर इलेक्ट्रॉन्स के कारण उस नाभिकीय आवेश पर डेवलप हुआ है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ आकर्षित होने से रोक रहा है। ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है एस, इसका वैल्यू स्लेटर के एम्पिरिकल रूल्स की सहायता से हम निकाल सकते हैं, और ये रूल्स कुछ इस प्रकार से हैं। जब हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले
जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम इस तरह से ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे। 1s एक ग्रुप हो गया, 2s 2p एक नेक्स्ट ग्रुप हो गया, 3s 3p उसका नेक्स्ट ग्रुप, 3d 3s 3p से अलग ग्रुप है, 4s 4p एक ग्रुप हो गया, 4d अलग ग्रुप है, फिर 4f है, फिर 5s 5p। तो इस तरह से हम एक ही सेल के s और p को एक ही ग्रुप में रखेंगे और d और f को s p से और d से इनको एक दूसरे से अलग रखा जाता है। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग कर लेंगे। इसके बाद जिस एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें जेड इफेक्टिव निकालना है उस ऑर्बिटल का जो कोस है उस कोस को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको मार्क्ड कर देंगे क्या, एन से। यदि हमें 4f के इलेक्ट्रॉन के लिए 4f के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है या जेड इफेक्टिव निकालना है, तो इस 4f को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और इनके जो अंदर वाले हैं उनको क्रमशः हम n-1, n-2, n-3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते जाएंगे, जो ग्रुप में दिए हुए हैं पोजीशन उनके अकॉर्डिंग। यदि हमें कि 1s के एक इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव काउंट करना है कि उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, 1s के कोई भी एलिमेंट है उसमें 1s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और 1s के एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो उस कंडीशन में 1s का जो शेष एक इलेक्ट्रॉन और रह गया वो स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेगा और उस 1s का स्क्रीनिंग इफेक्ट फिक्स है, वो होगा 0.30। तो अगर हम 1s के लिए ही जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं तो 1s के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा 0.30। इसी प्रकार यदि हम NsNp जो ग्रुप है उस ग्रुप के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में स्क्रीनिंग कांस्टेंट इस प्रकार से काउंट किए जाएंगे। उसी सेल के यानी NsNp जिसको हमने डिनोट कर दिया, उसके प्रत्येक बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें वो निकालना है जेड इफेक्टिव, और शेष जितने भी इलेक्ट्रॉन उसी NsNp सेल में बच गए उनके बचे हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 0.35 होगा। तो अगर टोटल NsNp में इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए उन 4 इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए 0.35 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। NsNp के सापेक्ष जो n-1 ऑर्बिटल है या n-1 सेल है उसके ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम वैल्यू काउंट करेंगे 0.85, ये प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए। n-2 या n-3 या n-4 इस तरह की कंडीशन के जो बचे हुए और ऑर्बिटल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा 1.0। तो इस तरह से हम ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट के वैल्यू को ध्यान में रखते हुए s या p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव क्या होगा।
तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पर जब हम ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप 2s2p का हो गया। हमें 2p की इलेक्ट्रॉन की निकालना है तो ये हो गया NsNp ग्रुप, ये N हो गया और ये N-1, 1s वाला हो गया N-1। तो NsNp के लिए जब हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो उस कंडीशन में हमने रूल में क्या देखा था कि NsNp के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 0.35। तो यहाँ पर NsNp में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जेड इफेक्टिव निकालना है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 4, प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 वैल्यू, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इंटू 4 कर दिया। प्लस अब अंदर की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो N-1 में है और N-1 के प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है 0.85, 0.85 इंटू 2। इस प्रकार जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.40 प्लस 1.70 इज इक्वल टू 3.10। ये वैल्यू आया किसका? एस का। हमें क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड एक्चुअल। तो एक्चुअल नाइट्रोजन के लिए जो नाभिक आवेश कितना है? 7 माइनस एस, एस का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? 3.10। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू आएगा 3.90। तो ये जेड इफेक्टिव आ गया किसके लिए? 2p इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा कि NsNp में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम जेड इफेक्टिव वैल्यू किस प्रकार से काउंट करेंगे। यदि हमें Nd या Nf ऑर्बिटल के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना हो तो उस कंडीशन में उस Nd या Nf ऑर्बिटल के जो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा 0.35 और इसके अलावा अंदर के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें हम N-1, N-2, N-3 या N-4 से रिप्रेजेंट करेंगे उनमें उपस्थित प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा 1.0। तो इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग हम Nd या Nf ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर जेड इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रोमियम के लिए कि क्रोमियम के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा। तो हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो वो एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 3d5 4s2।
एक आपको ध्यान ये देना है कि जब हम जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम सेल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा कोष पहले आ रहा है, पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि कौन सा सेल पोजीशन के अकॉर्डिंग पहले लिखा जाएगा। तो हमें 3D के एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालना है। तो हम इस विन्यास के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो इससे बाहर हैं, तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग 3D से बाहर की तरफ है। इस कारण 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनका 3D के इलेक्ट्रॉन पर कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। इस कारण हम 4s के लिए जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम ग्रुप में रख लेते हैं कि ये हो गया 1s, ए ग्रुप हो जाएगा 2s 2p, एक हो जाएगा 3s 3p और ए ग्रुप हो गया 3d। अब यहाँ पर ये n, ये n-1, n-2, n-3, इस तरह से हमें 3D के एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है। 3D में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो शेष जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हैं 3D के, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। और वो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा कितना, प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए है 0.35, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इंटू 4, तो ये आ जाएगा कितना 1.40। फिर 3D इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखा कि n-1, n-2, n-3 इनर सेल्स के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू फिक्स है 1.0। तो अब हम अंदर के जो शेष इलेक्ट्रॉन हैं उनको काउंट कर लेते हैं एक साथ। तो यहाँ 8, यहाँ 8, 8 8 16 और 2 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो उनके लिए s का वैल्यू होगा 1.0 इंटू 18 इज इक्वल टू 18.0। जब इनको हम प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा 19.40, ये आया s। तो जेड इफेक्टिव जब हमें निकालना है तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितना क्रोमियम का नाभिक आवेश का 24 माइनस 19.40 टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और ये वैल्यू आ जाएगा कितना 4.60, 4.60। तो ये आ गया क्रोमियम के 3D इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इस प्रकार किसी एलिमेंट के किसी एलिमेंट के D और F इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश को कैलकुलेट किया कि उसका मान किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश कई जगह अपनी उपयोगिता रखता है। इसकी सहायता से हम काफ़ी जो स्टडीज़ हैं वो कर सकते हैं। जैसे जो एप्लीकेशन है इस प्रकार है, केटाइन और एनाइन का जो आयनिक साइज है वो उनके जो मूल उदासीन परमाणु है उस उदासीन परमाणु की साइज की तुलना में छोटा होगा या बड़ा होगा, उसका निर्धारण भी हम इसके आधार पर कर सकते हैं। जेड इफेक्टिव वैल्यू जिसके लिए जितना अधिक होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी। एटॉमिक साइज का निर्धारण भी इसी रिलेशन के आधार पर हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है या आयनाइजेशन एनर्जी है किसी एलिमेंट के लिए IP फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से होते हैं। तो वो जो IP फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं
उनका सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा आयनेशन एनर्जी अधिक है, कौन सा कम है, उसका निर्धारण भी हम जेड इफेक्टिव के आधार पर कर सकते हैं। जिस सिस्टम के लिए या जिस आयन अवस्था के लिए जितना अधिक जेड इफेक्टिव आएगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा जब हम डी ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पर 4s से पहले 3d में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो इसका भी हम स्क्रीनिंग इसके जेड इफेक्टिव के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जब हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो जेड इफेक्टिव अगर हम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s में भरते हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में जेड इफेक्टिव का मान अधिक आता है। और यदि लास्ट हम 3d में भरेंगे तो वो जेड इफेक्टिव का मान कम आएगा। और जेड इफेक्टिव का मान जितना अधिक है वहाँ पर उस कंडीशन में जो एटम है या एलिमेंट है उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा ये जेड इफेक्टिव बंद लंबाई या बंद ऊर्जा इनको कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जेड इफेक्टिव की या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो स्लैटर रूल है या जेड इफेक्टिव है वहाँ पर कुछ कमियां भी हमें मिलती है जिन नियमों की सहायता से हम जेड इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो जेड इफेक्टिव वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो स्लैटर के जो कांस्टेंट हैं उनके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। और ये कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए जब हमने ग्रुपिंग किया तो वहाँ पर हमने एस और पी को एक साथ रखा, यानी दोनों एस और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू सेम रखा। जबकि हमें पता है कि एस इलेक्ट्रॉन पी इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक के ज़्यादा निकट रहता है, तो उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पी की तुलना में अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर था और हमने जो फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसे आप अच्छी तरह पढ़ लें, असाइनमेंट जो बीच में दिए गए हैं उनको पूरा कर लें और आपको व्हाट्सएप पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं भेजूँगा, उनको कर लें आप अपनी नोटबुक में। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके पूछ लें। ओके।